हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 8th बायोलॉजी, जिसका चैप्टर नंबर 8 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन फर्स्ट एड। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। आई होप आप सभी ने फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखा है, आपको समझ में आया है। और इससे पहले हम 7 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, एज यू ऑल नो। तो सभी चैप्टर्स अच्छे से देखिए। आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आप ज़रूर आपके क्वेरी का रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखिए, उसके बाद आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट में हमने गाइस हेल्थ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हेल्थ की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमने वो पढ़ी थी। डिसीजेस क्या होती हैं, डिसीजेस को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, और कम्युनिकेबल डिसीजेज हमने कंप्लीट कर लिया था उस दिन। कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं, वो डिसीजेज जो डिसीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाती हैं, है ना। और उसके बाद हमने ट्रांसमिशन पढ़ा था कम्युनिकेबल डिसीजेज का, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं जो ट्रांसफरेबल होती हैं, इनका ट्रांसमिशन पढ़ा था कि ट्रांसमिशन किस किस के थ्रू होता है। ठीक है, और किस किस के थ्रू होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, वाटर बॉर्न डिसीजेज होती हैं, फूड बॉर्न डिसीज होती हैं, एयर बॉर्न डिसीजेज हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं, इन सभी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने वायरल डिसीजेज के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी डिसीजेस पढ़ी थी, एक लिस्ट पढ़ी थी उसमें वायरल डिसीजेस की, जिसमें हमने बहुत सारी बीमारियां पढ़ी थी, उनके कॉजेटिव एजेंट पढ़े थे, किस जर्म की वजह से, किस एजेंट की वजह से ये डिसीज होती है, उसके सिम्टम्स और उसके प्रिवेंशंस पढ़े थे। आई होप आप सभी को याद है। फिर हमने एक और टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर एक टेबल पढ़ी थी हमने प्रोटोजोन एंड फंगल डिसीजेस के बारे में, और एक और टेबल करी थी हमने वॉर्म्स के बारे में। तो उस लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था गाइज, अपना कम्युनिकेबल डिसीजेस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें सपोर्ट करते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, आपके एग्जाम्स कैसे रहे और ग्रेड्स कैसे आए हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर डिसीजेज दैट कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज कम्युनिकेबल का अपोजिट है, कि नॉन कम्युनिकेबल वो डिसीजेज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती हैं। ठीक है, और कम्युनिकेबल कौन सी होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं। दे आर नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होता है, जबकि कम्युनिकेबल डिसीजेज में क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है ना, पैथोजन्स जर्म्स की वजह से होता है। मेन कॉजेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर आइदर डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स और मेल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन। मेन कॉजेज क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जब फैलती नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं होती हैं, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मेन रीज़न क्या है, क्यों होती हैं ये वाली बीमारियाँ। तो इनके 2 मेन रीज़न है। या तो उस इंसान को जिसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हुई है, कोई भी डिसीजेस पढ़ेंगे हम कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें उस पर्सन को एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई है उसकी बॉडी में, यानी कि कमी हो गई है एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, या फिर उसके किसी भी ऑर्गन की माल फंक्शनिंग हो रही है, यानी कि उसका कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी ऑर्गन उस पर्सन का काम ढंग में नहीं कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ये 2 रीज़न होते हैं जिस वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ किसी भी पर्सन को हो सकती है। ठीक है, सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर लिस्टेड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं जिन्हें हम 2 हेडिंग्स के अंडर पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहली हेडिंग कौन सी है आपकी गाइस, डेफिशिएंसी डिसीजेज। बहुत सारी हेडिंग्स हैं, तो पहली है आपकी डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी मीन्स किसी चीज़ की कमी होना बॉडी में। ठीक है, किसी चीज़ की कमी होना, उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस आर कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट इनटेक और टोटल लैक ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। डेफिशिएंसी डिसीजेस जो होती हैं वो इनसफिशिएंट इनटेक, यानी कि किसी भी न्यूट्रिएंट का, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो किसी भी पर्सन की ग्रोथ के लिए और उसकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको या तो वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं ले रहा है, ठीक है, इनसफिशिएंट इनटेक है, या फिर टोटली लैक हो गया है, यानी कि टोटली कमी हो गई है उसकी बॉडी में उस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की, तो उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है, या तो उसे सही अमाउंट में उस बॉडी को नहीं मिल रहा है, या फिर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, जो ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो उस न्यूट्रिएंट की कमी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेज। सम वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेज आर। डेफिशिएंसी डिसीजेस के सबसे ज़्यादा जो कॉमन एग्जांपल्स हैं कौन से हैं, क्वाशियोरकर एंड मरासमस।
कौन कौन से हैं? क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर कौन सी हेडिंग आती है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। क्या? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप्स व्हेन सम ऑर्गन लाइक लिवर, पेनक्रियाज, किडनीज, हार्ट एटसेट्रा डू नॉट फंक्शन नॉर्मली। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कब डेवलप होता है? कब होती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में ही है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तब होता है जब कोई भी ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऑर्गन, जैसे लिवर, पैनक्रियाज, किडनीज, हार्ट, इनमें से कोई भी या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं जैसे नॉर्मल फंक्शन उन्हें करना चाहिए, ऐसा नहीं करते हैं। जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिसऑर्डर्स एंड थायराइड डिसऑर्डर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो जिस भी पर्सन को डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं और थायराइड की डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के, ठीक है। यानी कि उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तब होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ओके, डेफिशिएंसी एंड मेटाबॉलिक समझ में आया। उसके बाद आता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। कौन सा? जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज़ अ कंडीशन कॉज्ड बाय एबनॉर्मेलिटीज इन जीन्स और क्रोमोसोम्स। तो ये कंडीशन होती है जो किस वजह से होती है? जीन्स या फिर क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटीज आने की वजह से। एबनॉर्मेलिटीज यानी कि नॉर्मल होने की बजाय उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है जीन्स में। ह्यूमन बॉडी में जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, जिसे हम क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं, जीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें कुछ ऊपर नीचे होने की वजह से, जीन्स का नॉर्मल ना होने की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि यह बिल्कुल अपने पापा पे गया है, तो किस वजह से जाता है? जीन्स की वजह से। तो ये जीन्स ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं किस पर गया है, बोलते हैं तो जीन्स होता है। तो अब जीन्स में कुछ अगर मान लीजिए कमी हो जाती है, कुछ एबनॉर्मल होने लग जाता है, तो जो चीज़ सही नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। दीज डिसीजेज आर प्रेजेंट इन दी सेल्स ऑफ द बॉडी सिंस कंसेप्शन। कंसेप्शन से ही ये जो जीन्स होती हैं, ये जो बीमारी होती है, बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट रहती है। एग्जाम्पल्स क्या हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के? कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। क्या? कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, तो ये होती हैं आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन सभी के एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं और सभी की डेफिनेशंस आपको अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। ये 3 हेडिंग्स हो गई। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, सम मीजर्स टू प्रिवेंट डिसीजेस एंड रिमेन हेल्दी आर गिवन हियर। कुछ तरीके, कुछ मीजर्स जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो कुछ मीजर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल नहीं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल दोनों के लिए ही हैं। जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं सभी के लिए है। तो क्या है? आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज लाइक क्लॉथिंग, हैंडकचीफ, टावल शुड बी क्लीन्ड और डिसइंफेक्टेड रेगुलरली। जो डेली यूज का सामान है, आर्टिकल्स हैं जो आप डेली यूज करते हो, जैसे आपके कपड़े हैं, हैंडकचीफ्स यानी कि हैंकी, ठीक है, टावल है आपके, तो उन्हें आपको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए और उन्हें डिसइंफेक्ट करना चाहिए रेगुलरली, जो भी चीज़ें आप डेली में यूज़ करते हैं। बी केयरफुल ऑलवेज रिगार्डिंग पर्सनल क्लीनलीनेस बाय टेकिंग रेगुलर बाथ विद अ गुड सोप और शैम्पू। अब आपको अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, हमेशा उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। तो आप कैसे अपनी पर्सनल हाइजीन रख सकते हो? कैसे रख सकते हो? रेगुलरली बाथ लेना है और एक अच्छे से सोप से या फिर शैम्पू से आपको बाथ लेना चाहिए, तभी आप हेल्दी रह सकते हो, ठीक है। फूड आइटम्स एक्सपोज टू फ्लाइज शुड नॉट बी यूज। अब कुछ भी ऐसी चीज़ है किचन में आपके जो फ्लाइज, जिस पर मधुमक्खियाँ, जो मक्खी वगैरह होते हैं ना, मच्छर मक्खी मंडराते रहते हैं खाने के ऊपर, तो वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी लेफ्ट अनकवर्ड। जो पीने का पानी है उसे आपको अनकवर्ड नहीं छोड़ना है, पीने के पानी को हमेशा ढककर रखना चाहिए, ठीक है। टीथ शुड बी ब्रश्ड आफ्टर एवरी मील। जब भी आप खाना खा रहे हो उसके बाद टीथ को ब्रश करना चाहिए। बिफोर एवरी मील हैंड्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली विद जर्मिसीडियल सोप, ठीक है। हर बार जब भी आप मील ले रहे हो, जब भी आप कुछ खा रहे हो, उससे पहले हैंड्स को आपको अच्छे से वॉश करना चाहिए जर्मिसाइडल सोप से। जर्मिसाइडल यानी कि जर्म्स को मारने वाली सोप से। यूटेंसिल्स, क्लोथिंग एंड फूड आर्टिकल्स ऑफ पेशेंट्स शुड बी केप्ट आइसोलेटेड। अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके घर में जिसे कुछ बीमारी है, कम्युनिकेबल वाली स्पेशली, तो उसके यूटेंसिल्स, दैट मीन्स बर्तन, क्लोथिंग एंड फूड आर्टिकल्स, खाने का जो भी सामान है, उसके कपड़े, बर्तन, सब
आइसोलेटेड रखने चाहिए, अलग रखने चाहिए, ठीक है। कीप योर बाथरूम्स टॉयलेट्स क्लीन एंड कवर डस्टबिन्स प्रॉपरली। आपके जो भी बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, उन्हें साफ रखना चाहिए और अपने डस्टबिन्स को प्रॉपरली कवर करना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन्स के आसपास ज़्यादा मच्छर और फ्लाइज रहती हैं, इसलिए उन्हें प्रॉपरली कवर्ड रखना चाहिए। नेवर अलाउ वाटर टू गेट कलेक्टेड इन पूल्स एंड डिचेस अराउंड योर हाउस। कभी भी अब वाटर को आपके घर के आसपास जितने भी पूल्स हैं या फिर जो गड्ढे बन जाते हैं उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर इकट्ठा मत होने दीजिए। रेगुलरली चेंज वाटर फ्रॉम कूलर्स बिकॉज दिस प्रमोट्स ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। सॉरी, क्या आपके जो कूलर्स हैं उनका पानी भी आपको रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें पानी रहेगा तो वो पानी वहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है बहुत दिन के लिए, आपने मान लीजिए चेंज नहीं किया उसका वाटर, तो वहाँ से मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग होती है, यानी कि मॉस्किटोज़ की जो स्पीशीज़ होती है ना वो बढ़ती है, तो उससे ज़्यादा मॉस्किटोज़ होंगे, फिर डेंगू वगैरह, मलेरिया एंड ऑल होती हैं बीमारियाँ, ठीक है। तो इसलिए वाटर कूलर्स जो होते हैं उनमें से वाटर चेंज करते रहना चाहिए रेगुलर टाइम पर। स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स शुड बी डन इन हाउस टाइम टू टाइम। अपने घर में आपको टाइम टू टाइम डिसइंफेक्टेंट्स और इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करते रहना चाहिए, जैसे हिट आती है ना, इस टाइप से ये सभी आपको स्प्रे करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। इन केस समवन इज इल, प्रॉपर मेडिकेशन शुड बी गिवन टू दैट पर्सन फॉर फास्ट रिकवरी। और कोई भी पर्सन अगर आपके घर में बीमार पड़ जाता है तो प्रॉपर मेडिकेशन है कि प्रॉपरली उसे मेडिकेशन देना चाहिए, दवाइयाँ देनी चाहिए, टाइम टू टाइम देना चाहिए, ताकि वो पर्सन फास्ट रिकवर कर सके। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब हमने डिसीजेस के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी क्या होता है। बोलते हैं ना, जब कोई पर्सन अगर ज़्यादा बीमार है, बार बार बीमार पड़ता रहता है, हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो यानी कि उसकी इम्यूनिटी वीक है। अब ये इम्यूनिटी होता क्या है, पता है इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी रेफर्स टू बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट डिसीजेज। इम्यूनिटी मीन्स बॉडी का डिफेंस सिस्टम कैसा है, बीमारियों से बचने का जो सिस्टम होता है, ठीक है। बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है, हर ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो बीमारी से बचाता है, जो बीमारियों के अगेंस्ट लड़ता है, डिफेंस करता है, हमें हमारी बॉडी को डिफेंड करता है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो बोलते हैं उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि उसका डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है बॉडी का। द इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स एंड अदर इन्वेडर्स। तो बोल रहा है ना, इम्यून सिस्टम बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, रक्षक होता है बॉडी का। किसके अगेंस्ट? वो किसके अगेंस्ट लड़ता है? इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और दूसरे जो इन्वेडर्स होते हैं, जो दूसरे आक्रमणकारी होते हैं, आक्रमण वाले यानी कि जैसे आपके मच्छर हो गए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्फेक्टेड है, उसके अगेंस्ट जब ह्यूमन बॉडी लड़ती है तो उस सिस्टम को, जो सिस्टम लड़ता है उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स कॉल्ड द इम्यून रिस्पॉन्स, द इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑर्गेनिजम्स एंड सब्सटेंसेस दैट इन्वेड बॉडी सिस्टम्स एंड कॉज डिसीजेज। बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून सिस्टम जो होता है ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है, ठीक है, और सब्सटेंसेस जो बॉडी पर अटैक करते हैं और डिसीज फैलाते हैं उन पर अटैक करता है कौन? इम्यून सिस्टम, ठीक है। डिसीजेस कॉजिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर अवर बॉडी थ्रू इंस्पिरेशन, फूड एंड वाटर। अब वो बीमारियां हमारे अंदर आती कैसे हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इन्फेक्टेड होते हैं, जो हमें हमारी बॉडी को वीक करते हैं, हमें बीमार करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं इंस्पिरेशन से, फूड और वाटर के थ्रू वो एंटर करते हैं। अवर बॉडी हैज़ सम नेचुरल मैकेनिज्म्स टू स्टॉप द फॉरेन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ नेचुरल ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं ताकि वो फॉरेन बॉडी को क्या कर सके? बाहर ही स्टॉप कर सकें। फॉरेन बॉडी यहाँ पर मतलब है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में एंटर करना चाह रहा है लेकिन वो नहीं कर सकता, तो फॉरेन बॉडी होती है कोई भी बाहर का ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल चैम्बर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स, डस्ट एंड कार्बन पार्टिकल्स। तो हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है नेजल चैम्बर में की, ठीक है, नेजल चैम्बर यानी आपकी नाक में, नोज में हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, ताकि वो क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं आपको, कैसे? जर्म्स, डस्ट और कार्बन के पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर ना करें, ठीक है। आप सांस ले रहे हो तो आपके पास जरूरी थोड़ी प्योर एयर हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें, इम्प्योरिटीज नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। तो जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स और कार्बन पार्टिकल्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो प्रेजेंट रहते हैं आपके नेजल चैम्बर में। टीयर्स कंटेन एंटीबैक्टीरियल
सब्सटेंसेस विच किल्स द बैक्टीरिया, जो टीयर्स होते हैं यानी कि जो आंसू होते हैं उसमें एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग इन द स्टमक आर किल्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो और क्या एग्जांपल है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्टमक में एंटर करता है, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए हमारी बॉडी में तो एंटर कर गया, फिर जो वो हमारे स्टमक में एंटर करता है तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है तो वो ऑर्गेनिज्म जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मर जाता है, ठीक है। जब स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है तो वो ऑर्गेनिज्म जो होता है जो बॉडी पर अटैक करने के लिए आता है तो वो मर जाता है। When the infection enters in the blood, white blood corpuscles fight against this infection. जब ब्लड में कोई इन्फेक्शन आता है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन एंटर करता है तो WBCs जो होते हैं वाइट ब्लड कर्पसल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। कब? जब ब्लड में आ जाता है कोई भी इन्फेक्शन बाहर से, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इम्यून सिस्टम के, ठीक है। द इम्यून सिस्टम मेक्स एंटीबॉडीज विच रिएक्ट्स विद द जर्म्स टू डिस्ट्रॉय देम एंड गिव प्रोटेक्शन टू बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडीज बनाती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज बनाती है। वो क्या करती है एंटीबॉडीज? जर्म्स के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, जर्म्स के साथ रिएक्ट करती हैं यानी कि उन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट डिसीजेज, ठीक है। बॉडी में जो डिसीजेज हैं उनके खिलाफ लड़ती हैं ये एंटीबॉडीज। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द डिसीजेज, और बीमारियों से रिकवर होने के बाद दीज एंटीबॉडीज स्टे इन द ब्लड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ द डिसीज। तो मान लीजिए अब वो उसने जो इन्फेक्शन था उसके अगेंस्ट उन एंटीबॉडीज ने फाइट किया, तो उसके फाइट के बाद भी वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ब्लड में ही रहती हैं ताकि अगर वो बीमारियों को फिर से होने के अगर चांसेस हों तो उससे बचा सकें वो ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी नेमली इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो टाइप की इम्यूनिटी की होती हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होते हैं, इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट मीन्स इनबॉर्न इम्यूनिटी, ठीक है, इन्नेट का मीन्स होता है इनबॉर्न इम्यूनिटी यानी कि जन्म से जो इम्यूनिटी है। इन इनबॉर्न इम्यूनिटी सर्टेन एंटीबॉडीज कम फ्रॉम द पेरेंट्स अगेंस्ट द एंटीजेंस विच कॉज द डिसीजेज। इनबॉर्न इम्यूनिटी में कुछ एंटीबॉडीज जो है वो पेरेंट्स से ही उस न्यूबॉर्न बेबी में आती हैं, ठीक है, कुछ एंटीबॉडीज पेरेंट्स से ही आती हैं, ठीक है, जो बीमारियां करती हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए। The pathogens of these diseases do not flourish in the body of animals and thus its body is protected from the diseases. जो पैथोजेंस इन बीमारियों की वजह से जन्म लेते हैं वो फ्लरिश नहीं कर पाते हैं एनिमल्स बॉडी में और बॉडी उसकी प्रोटेक्ट करते हैं वो डिसीजेस से। समझ में आ रहा है? इनबॉर्न इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज जो होती हैं ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एंटीबॉडीज होती हैं वो पेरेंट्स से ही आती है, ठीक है, जन्म से ही आती है, जो डिसीजेस करती है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। और इन बीमारियों के जो पैथोजेंस होते हैं वो फ्लरिश नहीं कर पाते हैं यानी कि वो फैल नहीं पाते हैं एनिमल्स बॉडी में, इसलिए वो उसकी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कौन? इनबॉर्न इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज पेरेंट्स से ही प्रेजेंट रहती हैं उनमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैव इनबॉर्न इम्यूनिटी अगेंस्ट डिस्टेम्पर ऑफ फैटल वायरल डिसीजेस ऑफ डॉग्स इवन इफ एक्सपोज टू इट्स इन्फेक्शन। ह्यूमन बींग्स में एक इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है डिस्टेम्पर के अगेंस्ट, ठीक है, ये बहुत ही भयानक वायरल डिसीज है डॉग्स की, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये लड़ते हैं। अगर मान लीजिए उसे इन्फेक्शन में भी एक्सपोज कर दिया जाए तब भी वो इनबॉर्न इम्यूनिटी की वजह से ह्यूमन बींग्स लड़ सकते हैं। तो ये है आपकी इननेट इम्यूनिटी के बारे में। फिर आता है एक्वायर्ड मीन्स इम्यूनिटी विच अ पर्सन अटेन्स आफ्टर बर्थ व्हेन इट इज़ इन्फेक्टेड बाय अ डिसीज कॉजिंग जर्म। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो एक पर्सन को कब मिलती है? बर्थ के बाद मिलती है। बर्थ के बाद कब मिलती है? जब वो एक डिसीज कॉजिंग जर्म के द्वारा इन्फेक्ट हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइफ टाइम इम्यूनिटी, इसे हम लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अचीव्ड व्हेन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में जब ब्लड में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगती हैं तो बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ गई है इसमें, ठीक है। कब? जब एंटीजेंस के अगेंस्ट ब्लड खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगे। दीज एंटीबॉडीज प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फर्दर इन्फेक्शन। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं
मान लीजिए अगर आगे इन्फेक्शन होता है किसी भी चीज़ का, तो उससे इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। तो ये होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो समझ में आया इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? ध्यान से पढ़िएगा, कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। किसके बारे में? वैक्सीनेशन के बारे में। आई होप आपको इम्यूनिटी का टॉपिक समझ में आया। वैक्सीनेशन क्या होता है हम ये पढ़ते हैं। देयर आर वेरियस वेज इन विच स्प्रेड ऑफ द डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे बीमारियों के फैलने को हम बचा सकते हैं। ठीक है, फॉर सम डिसीजेस, कुछ डिसीजेस के लिए वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल दैट हेल्प द बॉडी इन फाइटिंग अगेंस्ट द जर्म्स। वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है, जिससे बॉडी को हेल्प मिलती है। वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं जिससे बॉडी को हेल्प मिलती है जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन और ओरली टू द टॉडलर्स बिटवीन द एज ऑफ 2 months to 6 years। ठीक है, कुछ वैक्सीन्स जो हैं इंजेक्शन या फिर टॉडलर्स को ओरली फॉर्म में दी जाती है, यानी कि छोटे जो बेबीज होते हैं 2 महीने से 6 साल तक बच्चों को क्या दी जाती है? वैक्सीन्स दी जाती हैं इंजेक्शन के थ्रू या फिर ओरली, यानी कि दवाइयों के रूप में खाने के लिए दी जाती हैं ताकि ये इन्फेक्शंस ना हो। तो देखो ना, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है और भी बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं जब बच्चा 2 महीने से 6 साल तक का होता है। समझ रहे हो? तो ये इसीलिए लगते हैं, वो वैक्सीन्स लगती हैं ताकि आगे कोई बीमारी बच्चे को ना हो। सम ऑफ दीज वैक्सीन्स डू नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर लाइफ लॉन्ग एंड आर देयर फॉर रिपीटेड इन अ फ्यू ईयर्स। कुछ वैक्सीन्स इनमें से, जो ये वैक्सीन्स लगती हैं, कुछ वैक्सीन्स इनमें से इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग के लिए प्रोवाइड नहीं होती है उससे। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कोई वैक्सीन लगाई और हमेशा के लिए वो बच्चा प्रोटेक्टेड रहेगा, नहीं, वो उन्हें रिपीट करवाना पड़ता है कुछ साल बाद। ठीक है, दीज डोजेज आर टर्म्ड एज बूस्टर डोजेज। इन्हें हम बोलते हैं बूस्टर डोज। ठीक है, बूस्टर डोज बोलते हैं, यानी कि उन वैक्सीन्स को वो बूस्ट कर देती हैं। ठीक है, जो वैक्सीन्स कुछ ऐसी होती हैं जो बच्चों को लगती हैं बट वो लाइफ लॉन्ग के लिए सही नहीं रहती है, मतलब लाइफ लॉन्ग वो हेल्पफुल नहीं रहती है, तो उन्हें रिपीट करना पड़ता है, तो इसलिए उन्हें हम बोलते हैं बूस्टर डोजेस। डिप्थेरिया, पर्टिसिस, टिटनस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मीजल्स एंड नंबर ऑफ अदर डिसीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। तो बहुत सारी डिसीजेज ऐसी हैं जिन्हें हम वैक्सीनेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स जैसे पोलियो, मीजल्स, टिटनस, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये सब है। ठीक है, द वैक्सीन्स ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम इनसाइड द बॉडी। वैक्सीन जो होती है इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्या करती है वैक्सीन? मान लीजिए किसी भी बच्चे को इंजेक्शन दिया, वैक्सीन दी, तो इम्यून सिस्टम को वो ट्रिगर कर देती है, यानी कि एक्टिवेट कर देती है बॉडी के अंदर ही, और जिस वजह से क्या होता है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो उस वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडीज बनती हैं जिस डिसीज़ के लिए, पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए जो वैक्सीन्स की, जो एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है, वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं एंड एंटीबॉडीज़ स्टे इन द ब्लड टू फाइट अगेंस्ट अ पॉसिबल अटैक ऑफ पैथोजन। और ये एंटीबॉडीज़ ब्लड में ही रहती हैं ताकि वो पैथोजन के अटैक के अगेंस्ट क्या कर सकें? फाइट कर सकें। तो ठीक है, आपको वैक्सीनेशन का टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। वैक्सीनेशन क्या होता है, आप सभी ने वैक्सीन ली होगी, है ना? कोविड की वैक्सीन ली थी, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो थी, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। वो आपकी बॉडी में क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी अगेंस्ट, मतलब कुछ भी जो उसके सिम्टम्स है उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो ये होता है वैक्सीनेशन। अब हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन क्या होता है। क्या? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी बिकम्स इम्यून और रेजिस्टेंट टू सर्टेन डिसीजेस। ठीक है, इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा बॉडी जो है इम्यून बन जाती है, यानी कि रेजिस्टेंट बन जाती है बहुत सारी बीमारियों के लिए, कि मतलब वो बीमारी उसे नहीं होगी। इम्यूनिटी कैन बी नेचुरल एक्वायर्ड, हमने ये पढ़ा था, इम्यूनिटी नेचुरल होती है या फिर एक्वायर्ड होती है। तो इम्यूनाइजेशन क्या हो गया? वो प्रोसेस हो गया जिससे बॉडी जो है इम्यून बन जाती है, फिर रेजिस्टेंट बन जाती है, इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि वो डिजीज के अगेंस्ट लड़ सके। यूजुअली पीपल कंसिडर दैट वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन आर सेम। यूजुअली लोगों को क्या लगता है कि वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन सेम चीज़ें हैं, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट। लेकिन ये रियल में क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंस देख लेना आप क्या है। इम्यूनाइजेशन इज द एबिलिटी दैट डेवलप्स आफ्टर वैक्सीनेशन इन अ ह्यूमन बॉडी टू फाइट डिसीजेज। इम्यूनाइजेशन वो क्षमता होती है, वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी होती है, वो योग्यता होती है किसी भी पर्सन की जो वैक्सीनेशन के बाद डेवलप होती है। वैक्सीनेशन के लगने के बाद क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, है ना, ताकि
डिसीजेस से बचा जा सके। तो वैक्सीन जिस चीज़ के लिए लगती है उसी के पर्टिकुलर वो उसके अगेंस्ट लड़ते हैं, है ना। तो इम्यूनाइजेशन वो एबिलिटी होती है जो वैक्सीनेशन के बाद डेवलप होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग में, ताकि वो डिसीजेस के अगेंस्ट लड़ सके। वाइल वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन थ्रू इंजेक्शंस, जबकि वैक्सीनेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स देना इंजेक्शंस के थ्रू। समझ में आया इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में डिफरेंस। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के बाद होता है, जबकि वैक्सीनेशन जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, इंजेक्शंस के थ्रू वैक्सीन्स दी जाती हैं। और जब वैक्सीन दी जाती हैं उसके बाद ह्यूमन बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी कैपेबल हो जाती है कि वो डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट कर सके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है गाइज, ये हमारा टॉपिक हो गया इम्यूनाइजेशन का। आज हम लेक्चर यहीं पर बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनहेल्दी हैबिट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अनहेल्दी हैबिट्स कौन सी होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आई होप एंड आई थिंक कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।